सुहानी सी सुबह में आप सभी किसान भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाई बहनों, विज्ञान का ज़माना है और हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने आज कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर ली है कि किसान भाई बहनों के लिए कृषि कार्य और भी आसान हो गया है। जहां वो कृषि का उत्पादन लगातार बढ़ा रहे हैं, वहीं हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बन रही है, जो कि हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है। तो किसान भाई बहनों, आइए इन्हीं खुशियों के साथ शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। यूरिया की कीमत में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। 114 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई प्रारंभ। भारत में है जैविक खेती की अपार संभावनाएं। गोदाम के लिए आसान शर्तों पर कर्ज देगा नाबार्ड। और पटसन का एमएसपी 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री ने यूरिया की कीमत में बढ़ोतरी होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि यूरिया की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। किसान भाइयों, खेती बाड़ी पर विशेष ध्यान देने वाली केंद्र सरकार ने किसानों की हर संभव मदद का इरादा जताते हुए और उन्हें सहूलियत देने का निर्णय लेते हुए यूरिया की कीमतों में किसी तरह की बढ़ोतरी की संभावना को खारिज करते हुए कहा है कि यूरिया की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी उर्वरक या भारत की खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी वस्तु पर किसी भी तरह की सब्सिडी हटाने के बारे में विचार नहीं कर रही है। ऐसे में उर्वरकों के दामों में किसी भी तरह की वृद्धि होने की संभावना नहीं है। श्री कुमार ने कहा कि देश में यूरिया की कमी है, जिसे आयात कर पूरा किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 70.88 लाख टन यूरिया का आयात किया गया और वर्ष 2014-15 में नवंबर तक 48.5 लाख टन यूरिया का आयात किया जा चुका है। इस आयातित यूरिया पर सब्सिडी पूर्व की भांति जारी है, जिससे यूरिया के दामों में वृद्धि होने की संभावना नहीं है। देश के गन्ना उत्पादक प्रमुख राज्यों में शामिल उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सत्र में 114 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो गई है और अब तक 922.29 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में चालू पेराई सत्र में 14 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई प्रारंभ हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग राहुल भटनागर ने कहा है कि प्रदेश की गन्ना मिलों में चालू पेराई सत्र में गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। गन्ना उत्पादक किसान बड़ी मात्रा में गन्ना लेकर मिल तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 114 चीनी मिलों में गन्ने की पेराई आरंभ हो चुकी है, जिसमें 23 सरकारी क्षेत्र की और 1 राज्य चीनी निगम की है। श्री भटनागर ने कहा कि अब तक 922.29 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई चालू पेराई सत्र में पूरी हो चुकी है, जिससे 84.87 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताते हुए कहा है कि भारत में प्रचुर जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन होने के कारण यहां जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की जरूरत बताते हुए कहा है कि भारत में प्रचुर जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन होने के कारण यहां जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में श्री सिंह ने कहा कि भारत में जैविक खेती और उसके व्यवहार को निरंतर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत में कुल जैविक उत्पादन 1.24 लाख टन है, जबकि जैविक खेती के अंतर्गत कुल 0.723 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रमाणित है। श्री सिंह ने कहा कि वर्तमान में 12 राज्यों में जैविक खेती हो रही है और 2 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और मिजोरम के कुछ वर्षों में पूरी तरह से जैविक हो जाने की संभावना है। उन्होंने गाय के गोबर और मूत्र के लिए संग्रह केंद्र सह
प्रयोगशाला विकसित करने की जरूरत बताते हुए कहा, इससे किसानों के लिए आमदनी का एक स्रोत प्राप्त होगा और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। देश में अनाज भंडारण की समस्या का समाधान करने के लिए नाबार्ड ने भंडारण सुविधा बढ़ाने का नीतिगत फैसला लिया है। भंडारण सुविधा बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने प्राइवेट व्यापारियों को गोदाम बनाने के लिए आसान शर्तों पर कर्ज देने का निर्णय किया है। नाबार्ड ने भंडारण सुविधा बढ़ाने के बारे में कहा कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद ज्यादा अनाज और उसके रख रखाव के लिए ज्यादा सुविधाओं की जरूरत पड़ रही है, जिसे देखते हुए नाबार्ड ने फंड बनाकर देश के विभिन्न हिस्सों में प्राइवेट व्यापारियों को आसान शर्तों पर कर्ज देकर गोदाम बनाने का फैसला किया है, जिससे अनाजों का भंडारण बेहतर तरीके से किया जा सके। देश में भंडारण सुविधा न होने से हर साल लाखों अन्य खाद्यान्न उचित रखरखाव न होने के कारण बेकार हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार भी काफी गंभीर है और गोदाम बनाने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 के सीजन के लिए पटसन की TD5 किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल सके। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014-15 के सीजन के लिए पटसन की TD5 किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2400 रुपये प्रति क्विंटल तय कर दिया है। कृषि राज्य मंत्री मोहन भाई कुंदरिया ने इस बारे में बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दरअसल सरकार की ओर से किसानों को पेश किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य है। JSI इसके अलावा सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले करीब 40 केंद्रों पर हासिल पटसन को भी खरीदता है, जिससे किसानों को पटसन का उचित मूल्य मिल सके। मौसम में अब ठंडक ने दस्तक दे दी है, ऐसे में फसलों की समुचित देखभाल करना जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और मौसम के अनुसार किसानों के लिए कृषि सलाह। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में बरसात होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों के तापमान में कमी आने की उम्मीद है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में सघन कोहरा पड़ने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और पोटाश उर्वरक का प्रयोग अवश्य करें। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। मेंथा तेल के वायदा और हाजिर भावों में सुस्ती का रुख आगे भी जारी रह सकता है। मंडियों में मेंथा तेल की मांग कमजोर रहने से इसके दामों में कमी बनी रह सकती है। चावल की नई आवक के कारण इसके दामों में भी नरमी का रुख है। घरेलू बाजार में टमाटर, गोभी, पालक, हरी सब्जी, अदरक और अमरूद की आपूर्ति में तेजी आने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाई बहनों, जाहिर सी बात है कि आप जितना उत्पादन लेते हैं उससे कई गुना मुनाफा भी कमाना चाहते हैं, लेकिन ये बात न भूलें कि उपभोक्ता तक माल पहुंचते पहुंचते ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इस दौरान ना तो माल की कोई हानि हो और ना ही उसकी गुणवत्ता पर कोई फर्क पड़े। लेकिन कैसे, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम का ये भाग। मौसम की हर चाल को धता बताता किसान भोर के उजले पाग से धंधलाती शाम तक और फिर देर रात तक भरपूर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए खून पसीना एक करता है, मगर कभी उसकी नादानी तो कभी वैज्ञानिक ज्ञान की कमी उससे उसकी मेहनत का सही मूल्य छीन ले जाती है। वैज्ञानिक आधार लिए सर्वेक्षण बताते हैं कि जहां एक ओर तुड़ाई, कटाई और खुदाई में चूक होती है, तो वहीं उत्पादन को सही दिशा न दे पाना बाजार छीनता है। कुल मिलाकर सकल उत्पादन का 30-40% बिना उपयोग के बड़े नुकसान की भेंट चढ़ जाता है। हमारे किसान भाई जो भी खेती करते हैं, जो उनकी पैदावार होती है, कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, और उनका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि जो कुछ भी पैदावार हो उससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो ऐसा देखा गया कि हमारे किसान भाई पैदा तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, सारे उनके जो उत्पाद होते हैं खेती के वो अच्छी मात्रा में पैदा कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ये बड़ी समस्या है कि जो काटने के बाद और उसके बाद बाज़ार तक जाने तक उनके जो उत्पादों की कीमत है वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को मूल्य संवर्धन की आवश्यकता है कि जो भी उत्पाद पैदा करें उसका मूल्य संवर्धन कैसे करें। बहुधा देखा गया है कि लगभग 20% उत्पाद जो होता है वो बाज़ार तक जाते जाते या तो ख़राब हो जाता है या उसकी उनको कीमत नहीं मिल पाती है, तो हमारे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब ऐसे में हमारे किसान भाई मूल्य संवर्धन के लिए क्या करें? तो इसके जो मूल्य संवर्धन है वो शुरुआत हो जाती है जब आपकी फसल पककर तैयार होती है और जब कटाई के लिए तैयार होती है, उसी समय से हम अगर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अब जैसे बहुत ही शुरुआती दौर में जैसे हमारी फसल पकने को तैयार खड़ी है, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फसल की कटाई कब की जाए। जो सही समय पर फसल की कटाई करें तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और बाज़ार में उसका मूल्य ज़्यादा मिलता है। अब उदाहरण के तौर पे लीजिए, धान हुआ, गेहूँ हुआ, जिस तरीके की धान्य फसलें हैं, इन सबको हम कटाई के समय अगर सही समय पर काटेंगे तो उनके भंडारण में भी कम नुकसान होगा, और अगर उसमें नमी ज़्यादा होगी या सही समय पर कटाई नहीं हुई तो हो सकता है दानों की चमक कम रह जाए, हो सकता है उसमें बीमारियां लगें, कीड़े लगें। तो इस सब से बचाव के लिए आपको सही समय पर कटाई करनी बहुत आवश्यक है। जहां एक और भरपूर लहलहाती फसल नजर आती है, तो वहीं बहुत से खाद्य योग्य उत्पादन को धरती समाये रहती है। हर सब्जी का जोड़ीदार मगर नाजुक आलू, स्वाद, सलाद और स्वास्थ्य का वायदा लिए प्याज, मूली, गाजर माटी से बाहर आएगी। खुदाई कीजिए मगर आहिस्ता आहिस्ता, देखभाल के, नाजुक काया है, कहीं चोट न खा जाए। इसी प्रकार जब हमारे किसान भाई बहुत सारे सब्जियां, फल सभी पैदा करते हैं, जैसे आलू की खेती करते हैं। अब आलू के समय बाज़ार भाव के हिसाब से उसमें उनको मूल्य सही नहीं मिल पाता है। अब इसके लिए हमारे किसान भाइयों को ये सुझाव है कि वो जब उसकी खुदाई करें आलू की, उसके बाद ये ध्यान दें कि आलू का श्रेणीकरण अति आवश्यक है। श्रेणीकरण से मतलब ये है कि बहुत बड़ा आलू, बहुत छोटा आलू, विभिन्न जो आकार के आलू हैं उन सबको अलग अलग करके अगर पैक किया जाए तो उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रकार श्रेणीकरण में जैसे और सब्जियां हैं, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, प्याज हुआ, जो भी सब्जियां हैं, अगर आप सीधा सीधा जैसा खेत से निकला और सीधा मिक्सचर अगर बेचने की कोशिश बाज़ार में करेंगे तो निश्चित ही आपको कम कीमत प्राप्त होगी। बागवान का मन बाग बाग करते ये बाग फलों से लदे हैं, तो कहीं ये भीमकाय पेड़ तो कहीं कहीं आदम कद फल वृक्ष भी हैं। ये फल तोड़े जाते हैं मगर हाथ साध कर, उपकरणों की मदद से चोट खा गए तो दाम पर भी चोट करेंगे, बाजार भी ढूंढे नहीं मिलेगा।
फल भी जितने भी हमारे तैयार होते हैं, इन सब का अगर श्रेणीकरण सही से किया जाए तो ज़्यादा कीमत मिलने की उम्मीद रहती है। तो पहला ध्यान कटाई का समय क्या है, सही समय पर कैसे कटाई करें या फलों की तुड़ाई सही समय पर कैसे करें जिससे उनके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद भी मिले और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। तो पहला हुआ कटाई का समय, ये बहुत ही मुख्य बिंदु है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे ये धान्य फसलों के लिए हो और चाहे ये फलों सब्जियों के लिए हो। इसी प्रकार से दूसरा है श्रेणीकरण। अगर हम अच्छे से इसका श्रेणीकरण करके उनका वर्गीकृत करके छोटे बड़े साइज़ का विभिन्न प्रकार से उनको अलग अलग जगह पर रखेंगे तो उनकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। फल बेचना है तो फल बेचने की कला सीखिए, वैज्ञानिक आधार लीजिए, तुड़ाई के बाद विशेष मशीन के सहारे इन्हें नहलाइए, छोटे बड़े का ख्याल कीजिए। बाजार ले जाने से पहले इन्हें सही वैज्ञानिक ठिकाना तो दीजिए, तब होगी बाजार की यात्रा। ले जाने वाला खुश और लेने वाला भी खुश। क्या हम ये अपना उत्पाद भंडारण के लिए ले जा रहे हैं या सीधे बाजार में ले जा रहे हैं? भंडारण के लिए अगर ले जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से भंडारण करें जिससे कि गुणवत्ता में कोई कमी ना आए और जब भी बेचना चाहें उस उत्पाद की कीमत मिल सके। लेकिन कभी कभी बहुत सारे उत्पाद ऐसे होते हैं जिनका भंडारण करने के बजाय हमारे किसान भाई सीधे बाज़ार में बेचना चाहते हैं, तो उसमें और भी कई तरीके हैं जिससे कि इनका मूल्य बढ़ाया जा सकता है। जैसे अगर श्रेणीकरण कर लिया, उसके बाद अगर हमने पैकिंग सही नहीं की, अगर ज़रूरत है हमें किसी अच्छी पैकिंग की जिससे जो थोड़ा हमारे ग्राहकों को आकर्षित करे, अच्छी पैकिंग की हो जो आसानी से उठा के रख सकें एक जगह से दूसरी जगह, जिससे पैकिंग में फल ख़राब ना हो, सब्ज़ी ख़राब ना हो, इस तरीके की पैकिंग अगर है तो उसकी कीमत हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा मिलती है। इसी तरीके से पैकिंग के अलावा जो ढुलाई का काम है, ढुलाई के समय हमने देखा है कि बहुत सारे किसान भाई जब ट्रैक्टर से या ट्रक से या किसी भी चीज़ से अपना सामान लाते ले जाते हैं तो उसमें बहुत सारा फल या सब्जियां वो सारी की सारी ख़राब भी हो जाती हैं ढोते के टाइम पे, कि बोरा लिया और उसको पटक दिया, और किस तरीके से बोरे को रखना है, उठा के रखना है, कैसे डिब्बों में पैक किया हुआ है। बहुत सी सब्जियां या फल ऐसे होते हैं जो सुदूर जगह पर जाने होते हैं और जिनके ख़राब होने की उम्मीद बहुत होती है। तो ऐसे फलों सब्जियों के लिए आजकल विभिन्न प्रकार के ढोने के लिए कई तरीके के ट्रक उपलब्ध हैं, जो कि प्रशीतित ट्रक भी होते हैं और सादा ट्रक भी होते हैं, और जिनमें अच्छे से बंद करके उत्पाद को ले जाया जा सकता है। बहुत जगह ये देखा होता है कि जैसे सब्ज़ी हमारे किसान भाइयों ने खेत से काटी, गोभी कोई ले लीजिए, काटने के बाद सीधे बाज़ार में ले गए और बाज़ार में बिकी या नहीं बिकी, कुछ दिन अगर 1-2 दिन रोकना भी पड़ गया तो पता चला वो मुरझा गई। मुरझाने पे सीधे सीधे उसकी कीमत चौथाई आधी रह जाती है। तो इस सब से बचाने के लिए आजकल कई तरीके की पैकिंग की व्यवस्था है, जिसमें एक पॉली पैकिंग टाइप का आता है जो कि पतली सी पॉलीथीन होती है और उसमें ऊपर से उसको कवर कर दिया जाता है, जिससे कि उसकी जो नमी है और जो उसमें सुडौलपन होता है सब्जी का वो ख़राब नहीं होता है, तो नमी का ह्रास होने से बच जाता है। इसी तरीके से फलों को भी बहुत अच्छा पैक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे उत्पाद ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे बाज़ार में बेचने पर उतनी ज़्यादा कीमत नहीं मिलती है। तो इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि उन्हें जो है उन उत्पादों को उससे नए नए प्रोडक्ट तैयार करें, नए नए उत्पाद तैयार करें। जैसे आलू को ही ले लीजिए, अब आलू के आप बाज़ार में बेचते हैं तो 5 से 10 रुपए किलो अगर कीमत है, लेकिन आप बाज़ार में जब जाते हैं चिप्स को ख़रीदने के लिए तो देखते हैं कि 100 ग्राम ही 100 रुपये का हो गया या 50 रुपये का हो गया। अलग अलग कंपनियां अलग अलग उसको मूल्य संवर्धित करके बेचती हैं। तो इस प्रकार से उस मूल्य संवर्धन में हम ये देख सकते हैं कि किसी अमुक एरिया में या किस क्षेत्र में कौन सी फसल ज़्यादा होती है, कौन सी फसल अच्छी होती है, तो उसमें हमारे किसान भाई आपस में मिलकर छोटे छोटे यूनिट भी लगा सकते हैं और इस तरीके के उत्पाद बना सकते हैं। तो इन उत्पादों को बनाने में ये होगा कि जो आपको एक तो कीमत अच्छी मिलेगी उत्पादों की, दूसरा ये होगा जो हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो भी काम में लगेंगी और भी जो हमारे श्रमिक बेकार रहते हैं तो उनको रोज़गार मिलेगा। फलों में जहाँ तक है, आजकल आंवले का फल जैसे इस समय तैयार होता है, अब आंवले का फल अगर वैसे ही बाज़ार में बेच दो तो किसान को कीमत बिल्कुल नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर इसका मुरब्बा बनाकर बेचें, इसकी कैंडी बनाकर बेचें तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है और इसे बनाने में बहुत अधिक कहना चाहिए कौशल की और बहुत ज़्यादा जो विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हल्के से प्रशिक्षण में एक छोटी कहीं भी आप किसी जो कृषि विज्ञान केंद्र है या आसपास कोई
संस्थान है, उससे आप ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से मुरब्बा बनाएं और किस तरीके से कैंडी बनाएं, किस तरीके से अन्य उत्पाद बनाएं। अब जहाँ तक धान्य फसलों का सवाल है, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि अब हम गेहूं में या धान में क्या मूल्य संवर्धन करें। तो आजकल मूल्य संवर्धन के इन धान गेहूं में भी काफ़ी नए नए तरीके आए हैं। जैसे एक तरीका आजकल बायोफोर्टिफिकेशन आया हुआ है। बायोफोर्टिफिकेशन में ये है कि हम किस तरीके से जो पोषक तत्व हैं उस गेहूं के या धान के अंदर, उनका स्तर कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए बहुत सारी सस्य वैज्ञानिक विधियां हैं। आपके खेत में फसल खड़ी हुई है, आपको मालूम है कि इसमें खेत में हमारे जिंक की कमी है, तो जस्ते की कमी अगर खेत में होगी कि तो निश्चित ही है आपके गेहूं में या धान में भी जस्ते की कमी, जिंक की कमी हो जाएगी। तो आप इस जिंक की कमी पूरा करने के लिए सही तरीके से सही समय पर जिंक का उपयोग करें, जिंक का छिड़काव करें, आवश्यकता अनुसार फसल के अनुसार हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा जो दाना पैदा होगा उस दाने में जिंक का स्तर अच्छा रहेगा और उसकी कीमत भी ज़्यादा मिल सकती है। मूल्य संवर्धन में जहाँ तक धान्यों के अलावा सब्जियों के स्थान प्रमुख है, और इससे सब्जी है एक ऐसा उत्पाद है जिसे कि हम मूल्य संवर्धन करके, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमेशा ही बाज़ार में रहती है और दिन प्रतिदिन के लिए हर उपभोक्ता सब्जियों को चाहता है। तो अगर सब्जियों को उगाकर हमारे किसान भाई इनका मूल्य संवर्धन करें तो उससे विशेष कर लाभ हो सकते हैं। अब जैसे सब्जियों के उदाहरण के तौर पर रबी की सीज़न में जैसे मटर है। अब मटर की फसल को अगर हम देखें कि अगर आपकी फलियां सुडौल और एक जैसी हों और उसमें मिक्सचर ना हो, तो मटर में श्रेणीकरण बहुत ही आवश्यक है। अगर श्रेणीकृत करके मटर को हम अच्छे से पैक करके अगर बाज़ार में बेचेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। इसी प्रकार टमाटर है। टमाटर में क्या होता है कि ये बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही मुलायम टाइप का फल है। अगर इसको बाज़ार में हम बेचते हैं, अगर सही तरीके से पैकिंग नहीं हुई, ढुलाई के समय अगर एक किसी ट्रक में अगर हुआ और उसके एक के ऊपर एक इतने ज़्यादा उसके बॉक्स रख दिए गए तो पता चला नीचे का फल दबने लगता है। तो इससे जो ज़रा भी मुलायम हुआ, निश्चित ही उसमें बाज़ार में कीमत कम हो जाती है। एक आपने देखा होगा कि किसी विशेष ऋतु में, विशेष समय में बहुत सारी फसलें, फसल उत्पाद बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं जिनकी बाज़ार में कीमत भी नहीं मिलती है, और वो ज़्यादातर हमारे किसान भाई कम कीमत की वजह से उसका बहुत सा हिस्सा बेकार भी हो जाता है, बिकता भी नहीं है। तो ऐसे समय पर उसके जो नए उत्पाद जैसे अचार बनाना, जो सब्जी जो शरद ऋतु में या रबी की ऋतु में होती हैं, उन सब्जियों के बहुत सारे तरीके के अचार भी बनाए जा सकते हैं। जैसे गाजर है, मूली है, गोभी है, अदरक है। इन सब उत्पादों के अचार बनाकर भी हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और ज़्यादा हमारे किसान भाई जो थोड़े सजग हैं और जो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं तो वो बड़े बड़े यूनिट आपस में मिलकर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे आजकल हमारे सरकार भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिन योजनाओं में हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने उत्पाद को मूल्य संवर्धित करके ही बेचें और सीधा सीधा बाज़ार में ना ले जाएं, जिससे कि उन्हें कम कीमत मिले। क्योंकि मूल्य संवर्धन करने पर जो भी हमारी सरकार बहुत सारी सुविधाएं ऐसी दे रही कि मंडी में इस तरीके की व्यवस्था है, और उसके अलावा आप छोटे मोटे अगर यूनिट लगाना चाहें, जैसे आटा बनाने की कई तरीके की चक्कियाँ उपलब्ध हैं कि आप किस तरीके का आटा, किस गेहूं का आटा बनाना चाह रहे हैं, किस पर्पस से बनाना चाह रहे हैं, ब्रेड के लिए बनाना चाह रहे हैं कि नूडल्स के लिए बनाना चाह रहे हैं या पास्ता के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो इस सब की तकनीकें हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध हैं कि किस तरीके के आटे से और किस तरीके का उत्पाद बनाया जाए। इसी तरीके से मक्के के कई उत्पाद बनने लगे हैं, वैसे भी उपलब्ध थे बाज़ार में। अब उसके बिस्किट वगैरह भी बहुत अच्छे उपलब्ध हैं बाज़ार में। मक्के के दाने से और भी जैसे स्वीट कॉर्न है, इसी तरीके से बेबी कॉर्न है, इन सब की बाज़ार के हिसाब से पैकिंग और उनकी गुणवत्ता को मेंटेन रखने के लिए सही समय पर कटाई होना अति आवश्यक है। मगर बागवानी के ये दुखद अध्याय हैं कि देश में इसका मात्र 2% भाग ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की राह पूरी कर पाता है। तो आइए इस राह चले और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर देर तक संजोए और सही बाजार मिलने पर बिक्री कर अधिक आय ले। मत भूलिए, दाना दाना कीमती है, आपकी मेहनत अनमोल है।
जितनी लागत लगाएं, समझदारी दिखाकर उससे कहीं ज्यादा कमाएं। खेत से खलियान तक, बाग से बाजार तक, उत्पादक से उपभोक्ता तक ताज़ा गुणवत्तापूर्ण माल जाए। जो उगाएं उसे बचाएं, क्षति न होने पाए। यानी हर बारी आपकी समझदारी। तो किसान भाई बहनों, ये था कृषि दर्शन का आज का अंक। आपको कैसा लगा? उठाइए कागज और कलम, लिख भेजिए अपने विचार, सुझाव, सवाल और प्रतिक्रियाएं। तो मैं और कृषि दर्शन की पूरी टीम अब लेते हैं आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय, नए अंक के साथ। आप सभी को नमस्कार।